Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and this is going to be our third video lecture from topic work, energy and power. In the previous two video lectures we have already discussed so many concepts related to work and energy and conservation of mechanical energy, and now we are going to discuss the third part of this chapter, and the topic which we are going to discuss now is written on the board. As you can see here, it is power. Okay, so let's get started. Now the question is, what is power? So power is rate of work done. Power is defined as rate of work done. यहाँ अगर हम हिंदी में डिस्कस करें तो इसे हम कहते हैं शक्ति. ओके, और डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे P is equals to W divided by T. So यहाँ हम इसे इजीली डिफाइन कर सकते हैं. इस तरह के कई फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. वी नो दैट अगर बेस में हमें टाइम दिख रहा है, इसका मतलब इट इज नाउ रिप्रेजेंटिंग सम रेट. ओके, सो पावर इज रेट ऑफ वर्क डन. एनर्जी को हमने डिफाइन किया था एबिलिटी टू वर्क डन. पावर इज रेट ऑफ वर्क डन. हम कहेंगे कार्य करने की दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं. ओके, सो अगर हम यूनिट की बात करें, काफी सिंपल डेफिनेशन होगी इसकी. अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी बोलो? वर्क के लिए जूल है और टाइम के लिए सेकंड है. जूल पर सेकंड, इसी को ही हम डिनोट करते हैं किससे? W, और इसे हम कहते हैं वॉट. ओके, तो इसकी जो यूनिट है वो वॉट है. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. वॉट को अगर हमें फर्दर रिप्रेजेंट करना हो तो इट इज जूल पर सेकंड. एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट इज रेट ऑफ वर्क डन. ओके, सो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ पावर. हम डिफाइन करेंगे, बहुत अच्छे से हमें ये समझ में आ चुका है कि पावर होगा W/T, यूनिट होगी जूल पर सेकंड, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, वॉट से रिप्रेजेंट करेंगे. कुछ और यूनिट भी होती हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कमर्शियल यूनिट. ठीक है ना, इसकी जो कमर्शियल यूनिट है जो हम डेली लाइफ में अपने आसपास ज़्यादा सुनते हैं और यूज में लेते हैं, वो है हॉर्स पावर. तुमने सुना होगा, मोटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हॉर्स पावर. और हम याद रखेंगे जो 1 हॉर्स पावर है इट इज इक्वल टू 746 वॉट. ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है. और याद रखिए कमर्शियल यूनिट है HP यानी कि हॉर्स पावर, जो कि डेली लाइफ में सिंपल टर्म्स में कई बार यूज में लिया जाता है. और हम याद रखिए 1 हॉर्स पावर जो है दैट इज इक्वल टू 746 वॉट. ओके, सो नाउ क्वेश्चन आता है कि पावर किन कंडीशंस में पूछी जा सकती है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कितने टाइप के हो सकते हैं. तो देखो, इसका बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है. जिन लोगों ने लास्ट 2 चैप्टर बहुत अच्छे से देख लिए हैं, याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, जो फॉर्मूले वहाँ मैंने एक्सप्लेन किए थे वो याद हो चुके हैं, तो हम पावर के क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि पावर की कंडीशन जो है, पावर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है. और वर्क कैलकुलेट करने के लिए, वर्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जितने भी मेथड हैं वो सारे मेथड पावर के केस में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे. यानी हम जितने तरीकों से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं उतने ही तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां हमें पावर के बारे में पूछा जाएगा. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड लिख लेते हैं. बाकी मैं आइडिया दे चुका हूँ कि वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन पावर से रिलेटेड भी हो सकते हैं. ओके, अगर मैं फोर्स और वेलोसिटी के टर्म्स में अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ पावर को, तो हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी नो P इज इक्वल टू W/T. ये मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ. वी नो दैट वर्क डन डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या था बताओ? वेक्टर F डॉट वेक्टर S. इज दैट क्लियर? वर्क डन इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा. सो वी कैन राइट पावर एज P इज इक्वल टू वेक्टर F dot vector S divided by T. Okay, so vector S divided by T, displacement divided by time, it is velocity. Okay, so we have already discussed this concept. So power, we can represent power as vector F dot vector V. So we have a formula, another formula of power in form of dot product, and we can say power is defined by dot product of force vector and velocity vector. So we have another important formula of power as P is equal to vector F dot vector V. It is very similar to the formula of work done. Formula of work done is vector F dot vector S. So in place displacement we have velocity here. So we will define power as P is equal to vector F dot vector V. Another important representation of power. Okay, so when we lift an object to some certain height, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर ऊपर उठाएं तो उस केस में h हाइट पर पावर में पूछूंगा. बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिफ्ट करते हैं तो बताओ वर्क डन कितना होता है? mgh.
mg फोर्स होगा, h हाइट होगी, विदाउट एक्सेलरेशन अगर हम धीरे धीरे किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करेंगे किसी हाइट पर, देन वर्क डन विल बी mgh एंड t इज टाइम. सो वी हैव अनदर फार्मूला ऑफ पावर s p इज इक्वल टू mgh अपॉन t. जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, जितने भी मेथड से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे उतने ही मेथड पावर कैलकुलेशन के भी हो सकते हैं. सो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर. ओके, ठीक उसी तरह से अगर हम एक और केस यहाँ पर लें अलग से इसको समझने के लिए, सपोज हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट का मास है m, ठीक है ना. यहाँ विदाउट फ्रिक्शन, पहली कंडीशन में हम यहाँ फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है. इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, हम जानते हैं कि mg जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, mg हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. mg हमेशा नीचे होगा. इस mg के कितने कंपोनेंट होंगे, इफ दिस एंगल इज थीटा वी कैन डिवाइड mg इन दीज टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, द कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड है यहाँ, इट विल बी mg sin थीटा. अब हमें अच्छे से पता है, हम लास्ट कई बार ये सीख चुके हैं, दिस एंगल विल बी थीटा. हम ज्योमेट्रिकली ये इजीली प्रूव कर सकते हैं ना. दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा. ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये रिमेनिंग कितना होगा, क्योंकि टोटल दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 है. इफ दिस इज 90 माइनस थीटा देन अगेन दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा. यहाँ हम कहेंगे दिस विल बी mg cos थीटा. क्लियर. सो ये mg cos थीटा होगा, दिस कंपोनेंट इज mg sin थीटा. मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, प्रीवियस टॉपिक्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह से जब भी हम mg की कंपोनेंट करेंगे तो नीचे लाने वाला, इस इंक्लाइंड प्लेन से नीचे लाने वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा साइन होगा, और रिएक्शन को अपोज या रिएक्शन होगा उसके अपोज जो कंपोनेंट होगा, अपोजिट जो कंपोनेंट होगा, दैट विल बी mg cos थीटा. ओके, तो अब अगर मैं इस ब्लॉक को v वेलोसिटी से सपोज ऊपर की तरफ, कांस्टेंट स्पीड से अगर हम इसे ऊपर की तरफ खींचे, मूव कराएं, तो कंज्यूम्ड पावर कितनी होगी. तो अगर हम इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, जब फ्रिक्शन नहीं है तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स mg sin थीटा. और बहुत इससे थोड़ा सा ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा फोर्स, यानी हम इतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे विदाउट एक्सेलरेशन हम इसको ऊपर लेके जाएंगे. कितने वेलोसिटी से हम बात कर रहे हैं, v वेलोसिटी से. तो उसको ऊपर खींचने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होगी p इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये होगा mg sin थीटा इनटू v. तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने के लिए हमें जो पावर रिक्वायर्ड होगी वो होगी यहाँ पे F और T के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ mg sin थीटा इनटू v. ठीक है ना, v स्पीड से मूव करेगा. इन केस ऑफ फ्रिक्शन, अगर यहाँ कहेंगे इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, इफ इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट हियर, अगर घर्षण है, ठीक है ना, तो उसके केस में जब हम इसको ऊपर v वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो mg sin थीटा नीचे होगा. mg sin थीटा के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इसे ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां होगा बोलो, डाउनवर्ड वर्क करेगा. और नीचे की तरफ mg sin थीटा ऑलरेडी है, इसके साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी आ जाएगा. और फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, हम अच्छे से जानते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू आर. ओके, और आर यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है. रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन किसके इक्वल है बोलो, mg cos थीटा के. म्यू यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो हम इजीली यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पावर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो बताओ नेट फोर्स मुझे कितना लगाना होगा, mg sin थीटा तो ऑलरेडी है, ये बोलेगा ये कहीं नहीं जाने वाला. साथ में कौन सा फ्रिक्शन आ गया बताओ, कौन सा फोर्स आ गया बताओ, फ्रिक्शन फोर्स. कितना होगा म्यू आर, और साथ में कितना आ जाएगा v. फर्दर अगर स्टेप में लिखूं तो ये हो जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू आर कितना है बताओ, mg cos थीटा, और साथ में कितना आ जाएगा v. तो हमने दोनों ही केस में देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं विदाउट फ्रिक्शन और विद फ्रिक्शन, तो पावर कंजम्पशन से रिलेटेड इक्वेशन क्या होंगे, तो बहुत इजी है. F डॉट v के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं mg sin थीटा इनटू v. इन केस ऑफ फ्रिक्शन इट इज mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई किया वेलोसिटी v से. तो काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है. तो ये है हमारा एक छोटा सा डिस्कशन पावर से रिलेटेड. अब हम इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि इन 3 क्लास में, इन 3 लेक्चर्स में तुमने जो सीखा है उसे तुम अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में या नहीं. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. Okay, so the question number 1 मैं वर्क डन से रिलेटेड दे रहा हूँ. ठीक है,
तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 में मैं क्वेश्चन को सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, फिर वीडियो को पॉज करके तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और फिर वापस आके आंसर देखोगे। ये प्रोसेस तुम्हें भी फॉलो करना है, 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 इट इज गिवन दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर अ फोर्स F is equals to 7 minus 2x plus 3x square. A force is here, F is equals to 7 minus 2x plus 3x square. फोर्स है, ये गिवन है और हम देख सकते हैं कि फोर्स x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो बताओ दिस इज कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स? हम कहेंगे ये वेरिएबल फोर्स है, दिख रहा है साफ साफ। और जो ऑब्जेक्ट है वो x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक ऑब्जेक्ट इस फोर्स के अंदर x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ है। वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस केस। ओके, काफी सिंपल है। पॉज करके जल्दी से सॉल्व करो तो मैं देखता हूं, देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x initial to x final. Okay, so in next step I'm going to put the values here. So x initial is 0, x final is 5, and in place of f we will write 7 minus 2x plus 3x square and साथ में आएगा dx. So we will write w is equals to यहाँ पे ये तीनों टर्म के लिए अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। 7 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 7 के साथ 1 है तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, x पावर यहाँ पे 1 है, इस इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3x क्यूब बाय 3। यू आर गेटिंग इट, x स्क्वायर है, मैंने बताया था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी पावर बढ़ जाती है और वही बढ़ी हुई पावर अपॉन में आ जाती है। तो 7 का होगा 7x माइनस 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब बाय 3 बॉक्स बंद किया, फ्रॉम 0 टू कितना आएगा 5, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप वर्क डन इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट कितनी है 5, ओके 7 into 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, ओके माइनस माइनस आएगा और उसके बाद लोअर लिमिट रखेंगे। और तुम देख रहे हो तीनों स्टेप में x है और लोअर लिमिट 0 है। जब हम यहाँ लोअर लिमिट रखेंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी लोअर लिमिट रखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो कितना आएगा, बोलो यहाँ पे 35 माइनस 25 प्लस 125, यू आर गेटिंग इट। सो 5 क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 into 5 25 into 5 125, 7 into 5 35 and 5 स्क्वायर माइनस 25। इसको सॉल्व करने के बाद नाउ हमारे पास आंसर है, और आंसर कितना है बताओ 135 to 125 plus 10. So we have the answer here, and the work done to displace that object from x equals to 0 to x equals to 5 under the force of F is equals to 7 minus 2x plus 3x square is 135 joule. So 135 joule is the right answer. Okay. So now moving to the question number 2. सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और फिर जाके सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें कुछ वैल्यूज हमें गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल इज E और उसको हमें 45 डिग्री एंगल पे थ्रू करना है हॉरिजॉन्टल से। हमें गिवन है कि एक बॉल को हमने 45 दोनों अगर हम डिस्कस करें इसको, तो एक बॉल को हमने 45 डिग्री एंगल पे थ्रू किया है, 45 डिग्री एंगल पे फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल से भी 45 भी हो जाएगा। ओके, और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी गिवन है कि हमने इसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, जबकि इनिशियल गिवन है, इसको जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने थ्रू किया था दैट इज E। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट को E काइनेटिक एनर्जी से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे थ्रू किया है। अब हम जानते हैं दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। हमें बताइए क्वेश्चन जो है ना ये प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो क्वेश्चन में फर्दर ये पूछा गया है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द मैक्सिमम हाइट। यानी हमने किसी वस्तु को, एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पर E काइनेटिक एनर्जी से, E गतिज ऊर्जा से फेंका है, थ्रो किया है, तो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, यहाँ हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो कैलकुलेट करो, बताओ कितना होगा। ओके, सो डिस्कस करते हैं। अगर मैं के इनिशियल की बात करूं तो के इनिशियल मान लिया मैंने कि इसको v स्पीड से थ्रो किया था हमने, कितने स्पीड से, v की स्पीड से। ओके, इनिशियल स्पीड v थी,
तो बताओ ई की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है हमें गिवन है, ये कितनी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताओ, ये ही किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। बोले पॉइंट समझ में आया, हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहा गया है कि वो ई है, ठीक है ना, ई के टर्म में गिवन है, और वैल्यू कितनी होगी कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इनिशियल स्पीड हमने मान लिया है कितनी है v, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको अलग कर लो, ठीक है ना, लास्ट में कंपेयर करने में ये काम में आएगा। नाउ अगर मैं मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट की बात करूँ तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस की थी, याद होगा सबको, ठीक है ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला कॉन्सेप्ट में काम में आएगा। अगर मैं इस वेलोसिटी की कंपोनेंट करूँ तो वी हैव टू कंपोनेंट हियर, एक तो होगा x कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक होगा y कंपोनेंट वर्टिकल। बोलो बात समझ में आ गई। मैं पूछूंगा बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो वो सर थीटा के पास वाला कंपोनेंट है, हमेशा cos होता है तो कितना होगा v cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हम सब जानते हैं अच्छे से कि वो होगा v sin 45। तो दिस v cos 45 अगर हम बात करें यहाँ अलग अलग पॉइंट के लिए, सो हम ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। क्यों? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। In vertical direction there is presence of gravitational acceleration g, but in horizontal direction there is no acceleration. So if there is no acceleration, then velocity will remain constant in this concept. So velocity will remain constant throughout the motion. I have already explained this in projectile motion topic, ठीक है ना। So at the point of maximum height we have the same velocity v cos 45। तो मैं यहाँ पता चला, बताओ कितनी स्पीड होगी v cos 45। तो जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाना है, ताकि आगे जब मिक्सिंग हो क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की मिक्सिंग होगी, कोई न्यूमेरिकल बने तो हर कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में हो, हमारे पास हो। ओके, तो अगर हम डिस्कस करें v cos 45, नाउ व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, चलो मैं इस पॉइंट को ए ले लेता हूँ, ठीक है ना। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तुम कहोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर, वी ए क्या है बोलो, इट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ओके, हाफ एम तो सेम रहेगा, ए कितना है v cos 45 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हाफ इनटू m v स्क्वायर, या हम चलो ब्रैकेट में लेने देते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 45, 1 अपॉन अंडर रूट 2m स्क्वायर। सो यहां हमें मिलेगा हाफ m v square by 2, you are getting it, half m v square by 2, this is kinetic energy at A। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आंसर है हाफ m v square जो है इसकी जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, कितना प्लेस कर सकते हैं, e गिवन है ना, यानी हमें जो वैल्यू है वो e के फॉर्म में गिवन है, तो आंसर भी हमें e के फॉर्म में ही लेके आना पड़ेगा। तो बताओ हाफ m v square जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ, इसकी जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, कैपिटल E। सो काइनेटिक एनर्जी हाफ रह जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी v/2। और भी कई मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने इस मेथड से इसको एक्सप्लेन किया है। सबसे सिंपल मेथड है, तो हमने ये देखा कि इफ वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट एंगल 45 डिग्री देन काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज E एंड द काइनेटिक एनर्जी which we have derived here is E/2। okay, so half रह गई है यहाँ। now moving to the next question, question number 3। अच्छे से देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज करके आंसर नोट कर सकते हो। now moving to the question number 3, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और फिर साथ में सॉल्व करेंगे, और पहले तुम्हें सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके। so I am explaining question number 3। potential energy of spring is 10 joule when change in length is 20 mm। हमें गिवन है कि एक स्प्रिंग जो है उसको स्ट्रेच किया गया है, और स्ट्रेच कितना किया गया 20 mm, चेंज इन लेंथ 20 mm है। ओके, और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमें गिवन है, दैट इज 10 जूल। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग इज 10 जूल व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 20 mm। 20 mm हमने इसको स्ट्रेच किया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 10 जूल। सिंपल। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चेंज इन लेंथ इज 30 mm। ओके, सो इफ डेल्टा L इज इक्वल्स टू 30 mm, टोटल स्ट्रेच कितना हो जाए, पहले तो 20 mm स्ट्रेच किया गया था, अगर टोटल स्ट्रेच हमने 30 mm कर दिया, तो अब हमें पता करना है कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो 10 जूल थी, और स्प्रिंग को कितना खींचा गया था, 20 mm खींचा गया था। अगर हम उससे 30 mm खींच दें, यानी 10 mm और खींच दें, तो बताओ अब उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी।
सो लास्ट क्लास में हमने स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डेराइव किया था, वही फॉर्मूला यहाँ काम में आएगा अब। ओके, और बताओ स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला डेराइव किया था हमने? हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हाफ के एक्स स्क्वायर याद है सबको, तो चलो उस फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। पहले बात करते हैं इनिशियल कंडीशन से। देखो न्यूमेरिकल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। हर न्यूमेरिकल कुछ वैल्यू देता है और कुछ पूछता है, तो बस यही है कि हमें जो वैल्यू गिवन है उससे यूज में लेना। अगर आ गया उन वैल्यू से एक बॉक्स बनाओ, बात करो उन वैल्यू से कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, अपने आप तुम्हें फॉर्मूला याद आएगा। अगर तुमने थ्रू आउट स्टडी की है तो न्यूमेरिकल बहुत आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ नेक्स्ट केस में इसको सॉल्व करने के लिए डेल्टा एल 20 एम, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। सो पहली कंडीशन में अगर मैं बात करूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज U एंड U इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो अब मैं बात करूँ U इनिशियल, ठीक है ना, कितना होगा हाफ इंटू के और 20 mm। 20 mm चेंज करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। 20 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर में मैंने चेंज किया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर एंड इट इज गिवन टू अस, इट इज 10 जूल। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये हमने बात की है इनिशियल के लिए, ठीक है ना। चलो फाइनल के लिए बात करते हैं। फाइनल के केस में क्या है, ये होगा हाफ के, बताओ 20 के लिए कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू पावर -3 स्क्वायर। काफी सिंपल है। और अब हमसे पूछा जाएगा तो मान लेते हैं कितना है, ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं U, और ये आ गया हमारे पास सेकंड स्टेप, और ये U भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बोलो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हुए मैंने दो इक्वेशन यहाँ बना ली, और अब दोनों इक्वेशन से हम U की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये तो गिवन था हाफ के 20 mm का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हाफ के 30 mm का स्क्वायर, और पूछा गया कितना होगा। सो नाउ ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इधर वाला स्टेप में पहले लिख रहा हूं, ये हो जाएगा U डिवाइडेड बाय 10। ओके, U डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ हाफ के और हाफ के ये कैंसिल हो जाएगा। सो हियर वी हैव 30 इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन 20 इंटू 10 टू पावर -3, और इसको सबको स्क्वायर को बाहर कर दिया, और हमें पता है ये पावर भी यहाँ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ चेंज करना नहीं भी करते तो भी चल जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन है तो चेंज करने से फायदा नहीं है। जो भी चेंज होगा वो ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो रहा है। U डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो नाउ U इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो 90 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो 45 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर आएगा हमारे पास 22.5 जूल। ओके, सो यहाँ जो आंसर है वो होगा 22.5 जूल। तो इस क्वेश्चन में हम K की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज हमारे पास हैं, तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ से K की वैल्यू निकालते हैं एंड देन वी हैव टू पुट दैट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन सेकंड, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। हमने काफी सिंपल तरीके से रेशियो से सॉल्व किया। K की वैल्यू यहाँ निकालने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमसे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी। ओके, सो U यहाँ पे आया है 22.5 जूल। दिस 22.5 जूल इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच टू लेंथ 30 mm। ओके, सो ये हमारा आंसर होगा। आई थिंक काफी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन नोट दिस क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आई थिंक आंसर सही आ रहे होंगे, जल्दी से सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन को समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो ध्यान से समझना है क्वेश्चन नंबर 4 को, मिलता जुलता क्वेश्चन है पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज गिवन दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज 10 जूल when it is stretched through a distance x। ओके, सो एक स्प्रिंग के लिए हमें दिया गया है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ना शुरुआती वो कितनी है, दैट इज 10 जूल, और 10 जूल है, और हमने इसको स्ट्रेच कितना किया है, इट इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ x। एक स्प्रिंग को हमने x लेंथ से खींचा है, और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है, 10 जूल। अब पूछा गया कि अगर हम इसे x डिस्टेंस और खींचें तो कितना वर्क करना होगा। ध्यान से समझना है क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी है तो कुछ डिफरेंस भी है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें पता करना है फाइंड वर्क डन टू stretch
फाइंड वर्क डन टू स्ट्रेच बाय एक्स एडिशनल डिस्टेंस, बाय एडिशनल डिस्टेंस एक्स, यानी एक्स और डिस्टेंस खींचना है हमें, तो वर्क डन कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एक स्प्रिंग को हमने एक्स डिस्टेंस से खींचा था, स्टोर्ड एनर्जी है 10 जूल, पर इस बार ये पूछा गया है कि एक्स डिस्टेंस और अगर हम उसे खींचेंगे तो फिर बताओ वर्क डन कितना होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, वैल्यू को अपनी कैलकुलेट करो, फिर आंसर मैच करना। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, चलो देखते हैं। स्टार्टिंग में जो गिवन है वैल्यू, वो गिवन क्या है बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमें वैल्यू कितनी है 10, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये गिवन है हमें कि एक्स खींचा था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी 10। अब अगर हम एक्स और खींच दें, ये हमें इनिशियल गिवन है, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है ये वैल्यू किसे रिप्रेजेंट करी बताओ, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब बात आती है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम यू फाइनल कैलकुलेट करें यहां, तो बताओ यू फाइनल कितना होगा, यू फाइनल होगा हाफ इंटू के और बोलो 2x स्क्वायर, यू आर गेटिंग इट, क्योंकि फाइनल लेंथ कितनी है x और स्ट्रेच की है, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 4x स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि 4 या एक्स्ट्रा है, 4 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर 10 गिवन है, तो फाइनल जो है हमारे पास वो कितना आ गया 4 इंटू 10, यानी ये आ गया हमारे पास 40 जूल। यू आर गेटिंग इट। इनिशियल जो है एनर्जी वो थी 10 जूल, एक्स और स्ट्रेच किया तो अब जो एनर्जी है वो हमारे पास है 40 जूल। क्या ये 40 जूल आंसर है? नो, ये आंसर नहीं है अभी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जैसा कि इससे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। यहां हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन टू स्ट्रेच दैट स्प्रिंग बाय एडिशनल डिस्टेंस एक्स, की एक्स और खींचने में वर्क डन कितना है। यानी देखो, अब देखो वैसे तो सिंपल है लॉजिक, में डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू डेल्टा यू, और यहाँ 40 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 30 जूल। पर इस आंसर को जस्टिफाई करते हैं, देखो अच्छे से समझते हैं। अगर स्प्रिंग हमारे पास नॉर्मल है, इमेजिन करना, पहले केस में मैं उसे सिर्फ x खींच रहा हूँ, बताओ कितना वर्क डन लगेगा 10 जूल। बताओ एनर्जी कितनी स्टोर हुई 10 जूल। ओके, अब वापस से उसको इनिशियल कंडीशन पे लेके जाओ, अब उसको 2x खींचो डायरेक्ट, अब कितना वर्क करना पड़ेगा 40 जूल, और अब एनर्जी कितनी स्टोर हुई 40 जूल। बात समझ में आई? तो ये जो 40 जूल आया है ये तो 0 से लेकर टोटल 2x तक का वर्क डन है। क्वेश्चन में 10 जूल ऑलरेडी वर्क हम कर चुके हैं, क्लियर, कि हमने उसे x तक तो खींच के रखा था। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि x फर्दर और खींचेंगे तो कितना वर्क लगेगा, 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी आंसर होगा 30 जूल। तो लॉजिकली हमने आंसर निकाला, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा बताओ, डेल्टा यू के बराबर W कितना होगा बताओ 40 माइनस 10, कितना आंसर हो जाएगा 30 जूल। हाँ, अगर हमसे ये पूछता कि बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हमारा आंसर होता 40 जूल, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज होते ही क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। इसीलिए न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो, क्योंकि वहाँ पर फंसाया जाता है। और ऑप्शन ए तो हमें 100% 40 ही मिलेगा, जल्दी से 40 लेके हम उसे टिक कर देते हैं, और लैंग्वेज में हमें फंसा दिया जाता है। यानी कॉन्सेप्ट आते हुए भी, फॉर्मूला आते हुए भी, उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के कॉन्सेप्ट को रिवीजन करके आने के बाद भी न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने जो लैंग्वेज थी उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना, तो अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। एक अच्छा क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी सुनना है ध्यान से, क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठी हो, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज a bomb of 12 kg divides into two parts, 4 kg and 8 kg. ओके, सो एक बॉम्ब है हमारे पास, और ये है 12 kg, ठीक है ना, उसका मास कितना है 12 kg। ये एक्सप्लोड होता है, और एक्सप्लोड होकर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो है 8 kg, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है इसका दैट इज 4 kg, ठीक है ना। दो पार्ट में डिवाइड हुआ है एक्सप्लोड होने के बाद। वन पार्ट इज 8 kg एंड सेकंड इज 4 kg। 8 किलोग्राम मूव्स विद 6 मीटर पर सेकंड। जो 8 किलोग्राम वाला पोर्शन है, ये जो फ्रेगमेंट है, ये 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड फ्रेगमेंट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉम्ब है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बॉम्ब है 12 किलोग्राम,
ये एक्सप्लोड होता है और उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक 8 kg और दूसरा 4 kg। नाउ द पार्ट ऑफ मास 8 kg इज मूविंग विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, देन वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अनदर फ्रैगमेंट। ठीक है ना, दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसकी हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। वीडियो को पॉज करो, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। पहली चीज तो ये कि ये क्वेश्चन है बॉम्ब एक्सप्लोजन का और ये एग्जांपल होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। हम जानते हैं यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा और इस कंडीशन में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एक्सप्लोजन से पहले मोमेंटम जीरो है तो एक्सप्लोजन के बाद भी जो मोमेंटम होगा जीरो होगा। अब चूंकि बॉम्ब के सिर्फ दो फ्रेगमेंट हुए हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो दो पार्ट में डिवाइड होने के केस में अगर मान लो ये दो पार्ट है, इफ वन पार्ट इज मूविंग टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अगर एक पार्ट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये ध्यान से समझ लो कि जो दूसरा पार्ट होगा ये 100% नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। If one part is moving to this direction, then another part has to move in opposite direction, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक पार्ट जितना मोमेंटम इधर लेके जाएगा, दूसरा पार्ट उतना ही मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो हो रहा है यहाँ पे एक्सप्लोजन, वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि अगर सिर्फ दो टुकड़े हुए हैं तो 100% वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही मूव करेंगे। ओके, सो एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करेंगे, तो हमें बस ये देखना है कि मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा। ठीक है, काफी इजी है। पहले इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं मोमेंटम कंजर्वेशन है दो तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या फिर ये भी हो सकता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। तो चलो बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे यहाँ P इनिशियल होगा, P फाइनल की मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन वाज कितना था बोलो? 0। स्टार्टिंग में तो 0 होगा क्योंकि बॉम्ब 12 kg है, एज इट इज रखा है। सेकंड केस में आफ्टर कॉलिजन 8 into 6 प्लस कितना होगा? 4 into v। यू आर गेटिंग इट? 8 mv प्लस mv, दोनों के लिए मैंने टोटल लिख दिया है। तो यहाँ होगा 0 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो जाएगा? 48 प्लस 4v। Here we can write 4v is equals to minus 48। मैं 48 को उधर लेके गया, ठीक है ना? चलो इस तरह से लिख लो। अब खुश, माइनस 4v इज इक्वल टू 48। अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो माइनस इधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू आएगा माइनस 48 डिवाइडेड बाय 4। v कितना हो जाएगा बोलो? v हो जाएगा हमारे पास माइनस 12। ठीक है ना? सो माइनस 12 मीटर पर सेकंड। माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, जो मैंने पहले क्लियर कर दिया है। हमें वैल्यू से मतलब है, बताओ ये पार्ट कितने स्पीड से मूव करेगा? 12 मीटर पर सेकंड से। ये जो वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की, हमें बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, अगर हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे हैं और कैलकुलेशन हमारी अच्छी है। देखो हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताओ इसका मोमेंटम, ये कितना मोमेंटम लेके गया है? 8 into 6 कितना? 48 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। सपोज ये 48 मोमेंटम लेके इधर चला गया इस डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो ये इतना ही मोमेंटम लेके इस डायरेक्शन में जाएगा। तो बताओ इसका मास कितना है? 4। अगर इसकी स्पीड 12 होगी तभी जाकर कितना होगा? तभी जाके ये 48 मोमेंटम लेके जाएगा। समझ में आया ना? अगर ये 48 मोमेंटम लेके इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसको भी 48 मोमेंटम लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। इसका मोमेंटम 48 तभी हो सकता है जब इसकी स्पीड कितनी हो? 12। तो हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है। पर मैंने एक्चुअल मेथड से यहाँ बताया, माइनस साइन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। नाउ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अब तुम जान दो काइनेटिक एनर्जी, तो अब तो सर बहुत इजी है क्वेश्चन, आसान निकाल सकते हो ना? बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए? हाफ mv स्क्वायर। हाफ मास कितना है? 4। v कितना है? 12 स्क्वायर। ठीक है ना? सो मैंने यहाँ स्क्वायर किया है, बताओ कितना हो जाएगा? ये 2 into 144, बताओ कितना हो जाएगा? ये 288 जूल। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो 288 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके भागेगा। इजीली हमने ये सॉल्व किया। ओके, सिंपल है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Next question. So question number 6. Now we are going to discuss. And the question number 6 is power of an engine. An electric engine is power given है और ये है this is 10 kilowatt. Kilo we know kilo is 10 to power 3. So हमें एक इंजन के लिए पावर गिवन है और उस इंजन की पावर कितनी है? 10 किलोवाट। पावर ऑफ दैट इंजन इज 10 किलोवाट। फाइंड
टाइम इंटरवल टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 किलोग्राम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है एक मास को लिफ्ट करने के लिए। इंजन एक मास को उठा रहा है और मास कितना गिवन है 200 किलोग्राम, और कितनी हाइट पर उठाया गया है इसको उठाया गया है 40 मीटर की हाइट पर। क्वेश्चन को समझना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम इंटरवल टू लिफ्ट अ मास ऑफ 200 किलोग्राम टू हाइट 40 मीटर फ्रॉम एन इंजन whose power is 10 किलोवाट। एक इंजन जिसकी शक्ति 40 किलोवाट है, उसको 200 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को, एक मास को कितना ऊपर उठाना है 40 मीटर ऊपर उठाना है। बताओ टाइम कितना लगेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पावर बेस्ड क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है, तो चलो सॉल्व करते हैं। बताओ P इज इक्वल टू वी नो W ऊपर D। मैंने कहा था पावर के जितने भी क्वेश्चन है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वर्क डन के ऊपर। बताओ जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो व्हाट इज द वर्क डन इन दैट केस, mgh। हम सब जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट पर उठाने पे वर्क डन होता है mgh। सो P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय T। पावर गिवन है हमें कितना है 10 किलोवाट, यानी 10 × 10 टू पावर 3। m गिवन है कितना 200, g कितना होगा 10, h कितना है 40, टाइम हमसे पूछा गया है, इधर लेके आओ टाइम को। T इज इक्वल टू हो जाएगा 200 × 10 × 40 अपॉन कितने जीरो नीचे 4, 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारे पास अलाउड है कि हम 4 जीरो ऊपर से हटा सकते हैं। ये हटाने के बाद हमें पता चला कि टाइम है वो तो बहुत आसानी से आ गया। और कितना टाइम है बताओ 8 सेकंड। यानी जो इंजन क्वेश्चन में गिवन है 10 किलोवाट पावर वाला, वो 200 किलोग्राम मास को 40 मीटर हाइट तक ले जाने में सिर्फ कितना टाइम लेगा, only 8 seconds. Okay, it will take only 8 seconds to lift that mass 200 kilogram to height 40 meter. Okay, so now moving to the next question, question number 7। उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन कितने भी बन सकते हैं, सो तुम्हें प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखनी है। बाकी कुछ एग्जाम्पल है तुम्हारी हेल्प के लिए, ताकि टॉपिक समझ में आ गया कि हम कंफर्म कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और काफी सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी सेम फॉर टू मासेस m एंड 4m। दो मास है और इनके लिए काइनेटिक एनर्जी हमें सेम दी है, सेम फॉर टू मासेस m एंड 2m। ठीक है ना, याद रखना एक m है और दूसरा है 2m, और इन दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन है, क्वेश्चन में सेम है, यानी इनकी गति ऊर्जा समान है। आगे बोला है फाइंड रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। So we have to find out the ratio of linear momentum। तो हमें इनके संवेग का अनुपात पता करना है। सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सो रिलेशन याद है, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, P इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2m एंड K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। दोनों में से कोई सा भी याद हो तुम यहाँ तक आ सकते हो। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो गिवन है और हमसे पूछ रहा है मोमेंटम, सो मैं इस वाले फॉर्मूले को काम में लूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा, बोलो काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है ना, 2 तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। देखो थोड़े एडवांस तरीके से इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को, ठीक है ना। वो हम बेसिक तरीका लिख सकते हैं, पहले के लिए लिखेंगे यहाँ पे ये तो सेम है, फिर m की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे के लिए लिखेंगे, रेशियो निकालेंगे, थोड़ा बेटर लिखते हैं। बताओ क्या मैं इस रिजल्ट से लिख सकता हूँ? ये तरीका तुम्हें सीखना है, आगे बहुत इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वहां तुम अप्लाई कर सकते हो। सो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m के, बोलो क्लियर। सो K इज कांस्टेंट, क्योंकि K दोनों के लिए सेम है, 2 तो कांस्टेंट है, सो हम बोल सकते हैं नाउ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। ये है पोटेंशियल की डिपेंडेंस ऑन मास। ओके, सो यहां लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m1 अपॉन m2। काम सिंपल है। ओके, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो नेक्स्ट स्टेप वी हैव P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, बताओ m पहले के लिए कितना है स्मॉल m और दूसरे के लिए कितना है 2m। आई थिंक 4m गिवन है यहाँ, तो किसको सही कर लेना है यहाँ, ये 4m गिवन है, ठीक है ना। 4m आंसर ठीक आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 4m। बोलो कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 4, सो ये हो जाएगा 1/2। सो बताओ रेशियो कितना हो गया 1:2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी सिंपल है। सो ये क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन इज अबाउट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। यहाँ हमने वर्क एनर्जी पावर से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ डिस्कस किए। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर अलाउड टू आस्क इन कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप। नाउ
सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोज, शेयर दीज वीडियोज एज मच एज यू कैन. सो नाउ सी यू इन नेक्स्ट क्लास.